संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। उज्जैन एक प्राचीन तम नगरी, जिसे अलग अलग कल्पों में अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। कभी ये कनकश्रृंगा थी तो कभी कुशस्थली, कभी ये अवंतिका कहलाई तो कभी चूड़ामणि, कभी ये अमरावती बनी तो कभी पद्मावती, कभी इसे कुमुद्वती कहकर पुकारा गया तो कभी विशाला। काल के 9वें कल्प में ये पुण्यधरा उज्जैनी कहलाने लगी। जो वक्त के साथ गुजर जाए वो इतिहास बन जाता है, जिसे वक्त गुजरने ना दे वो ऐतिहासिक कहलाता है। उज्जैनी से उज्जैन तक की यात्रा के दौरान ही उज्जैनी के विक्रमादित्य ने एक संवत की उंगली थामकर 2000 से ज्यादा वर्षों का सफर तय किया है। विक्रमादित्य एक ऐसे विलक्षण शासक थे जिन्हें उनके दिव्यात्मक व्यक्तित्व के कारण अक्सर किंवदंती समझ लिया जाता है। विक्रम ने अपने साम्राज्य का विस्तार तलवार के वार से नहीं, ज्ञान की धारा से किया। अखंड आर्यावर्त राज्य करते हुए उन्होंने अपनी दरियादिली से पड़ोस के देशों को भी अपना मुरीद बना लिया। अरब हो या कंबोडिया या फिर ईरान, हर जगह उनके पराक्रम और विद्वता के निशान पाए जाते हैं। शायद इसलिए विक्रमादित्य पर सहज विश्वास करना आसान नहीं लगता। यूं तो विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने के लिए साहित्यिक साक्ष्य हमेशा मौजूद थे, लेकिन पुरातात्विक प्रमाणों ने इसे नया बल प्रदान किया है। मेरुतुंग की विचार श्रेणी और जैन पट्टावलियां जैसे जैन साक्ष्यों ने सीधे तौर पर विक्रम संवत का श्रेय विक्रमादित्य को दिया है। और अब प्राचीन पुरावलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के और मुहरे भी विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता के प्रभावशाली प्रमाण बनकर इतिहास की परतों से बाहर निकलने लगे। संपूर्णता की चाह इंसान को आदर्श तलाशने के लिए मजबूर करती है। शायद यही वजह है कि विक्रमादित्य के बाद अनेक राजाओं ने उन्हें आदर्श मानकर विक्रमादित्य की उपाधि से राज्य किया। इसलिए कुछ इतिहासकारों द्वारा असली विक्रमादित्य को तो किंवदंती मान लिया गया और उनकी लौकिक बुद्धि के हाशिए में समा पाने वाले राजाओं को विक्रमादित्य साबित करने की कोशिश की जाने लगी। जबकि सच ये है कि जैसे रोम में सीजर उपाधिधारी राजाओं के पहले सीजर का नाम सम्राट हुआ था, उसी तरह विक्रम उपाधिधारी राजाओं से पहले विक्रमादित्य नामधारी शासक अवश्य हुआ होगा। इस बात में संदेह करने की कोई वजह होनी ही नहीं चाहिए। कई इतिहासकारों ने गुप्त वंश के उन राजाओं को विक्रमादित्य समझने की भूल की है जिनके असली नाम चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त थे और विक्रमादित्य जिनकी उपाधि थी। विक्रमादित्य की जीवन गाथा की 4 विशेषताएं उन्हें बाकी राजाओं से अलग करती हैं। मालव प्रदेश और उज्जैनी राजधानी, शकारी यानी शकों को परास्त करने वाला होना, 57 ईसी पूर्व में संवत का प्रवर्तक होना, कालिदास का आश्रयदाता होना। लेकिन विक्रमादित्य को समझने से पहले हमें उन रास्तों को समझना जरूरी है जिनसे होकर विक्रमादित्य हम तक पहुंचे। ऐतिहासिकता की यात्रा में पहला पड़ाव होता है जनश्रुति यानी सुनी गई बात या परंपरा से सुनी बात। साधारण भारतीय जिस विक्रमादित्य से परिचित हैं, उनका व्यक्तित्व ऐतिहासिक विक्रमादित्य से बहुत बड़ा है।
जनश्रुति और सिंहासन बत्तीसी के विक्रमादित्य ऐतिहासिक खोज की अपेक्षा नहीं रखते। वो तो समय के परों पर सवार होकर सदियों से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। उनके आदर्श, न्याय और लोकप्रियता की कहानियां वर्षों से सुनाई जाती रही हैं। जनश्रुति के अनुसार वे उज्जैन के राजा गंधर्व सेन के पुत्र थे और उन्होंने शकों को परास्त करके अपनी विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत की। वे कार्वमर्मज्ञ और कवियों के आश्रयदाता थे। कालिदास उन्हीं के दरबार में कवि थे। भारतीय ज्योतिष गणना से इस बात का प्रमाण मिलता है कि ईसा से 57 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य ने ही विक्रम संवत का प्रवर्तन किया था। ऐतिहासिकता के सफर का दूसरा पड़ाव है अनुश्रुति, यानी श्रुति परंपरा से चली आई बात। जनश्रुति जब प्रामाणिक रूप ले लेती है तो अनुश्रुति बन जाती है। गाथा सप्तशती की रचना सातवाहन राजा ने प्रथम शताब्दी में की थी। इस गाथा की रचना काल में यह बात प्रसिद्ध थी कि विक्रमादित्य नामक प्रतापी और उदार राजा ने शत्रुओं पर विजय के उपलक्ष्य में अपने भृत्यों को लाखों के उपहार दिए थे। मेरुतुंगाचार्य रचित पट्टावली में लिखा है कि गर्दभिल्ल नामक राजा ने उज्जैनी में 13 वर्ष शासन किया था। उसके अत्याचार के कारण कल्काचार्य ने शकों को बुलाकर उसका उन्मूलन करवाया और फिर शकों ने उज्जैनी पर 14 वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद गर्दभिल्ल के पुत्र विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके उज्जैनी का राज्य वापस ले लिया। इसी उपलक्ष्य में 57 बीसी में विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की। विक्रमादित्य ने 60 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र विक्रमचरित धर्मादित्य का शासनकाल 40 वर्षों का रहा। उसके बाद भैल, नैल और नाहद ने 11, 14 और 10 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद एक बार फिर शकों ने उज्जैनी पर कब्जा कर लिया और इस तरह विक्रम संवत के 135 वर्षों के बाद शक संवत की शुरुआत हुई। प्रबंध कोश के अनुसार महावीर निर्माण के 470 वर्ष बाद 527 से 470-57 बीसी विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रवर्तन किया। विक्रम संवत को पहले कृत संवत कहा जाता था, फिर ये मालव संवत कहलाया। आखिर वजह है कि मालव संवत और विक्रम संवत को एक मान लिया गया। लोकतांत्रिक राष्ट्र में गण की प्रधानता होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अंतिम बार गण राष्ट्रों का संहार किया, तब से गण राष्ट्र की कल्पना विलीन होने लगी थी। संभवतः इसीलिए संवत का नाम शुरू में गणपरक यानी मालव संवत रहा होगा। बाद में उसका स्थान उनके व्यक्ति विशेष विक्रमादित्य ने ले लिया और संवत के साथ उनका नाम जुड़ गया। इसके साथ ही मालव गण प्रमुख विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य बन गए। सोमदेव भट्ट की रचना कथा सरित सागर में विक्रमादित्य की कथा आती है। इसके अनुसार विक्रमादित्य उज्जैनी के राजा थे। उनके पिता का नाम महेंद्रादित्य और मां का नाम सौम्यदर्शना था। महेंद्रादित्य ने शिव की आराधना की तो शिव के गण माल्यवान ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। शिवजी के आदेशानुसार पुत्र का नाम विक्रमादित्य रखा गया। शत्रु संहारक होने के कारण उनका उपनाम विषमशील हुआ। विक्रमादित्य शास्त्रों में पारंगत होकर प्रजावत्सल राजा बने। विक्रमादित्य के साथ साथ कालिदास के जीवन काल को लेकर भी विवाद होते रहे हैं, लेकिन कालिदास द्वारा लिखित ज्योतिर्विद्याभरणम ग्रंथ में विक्रमादित्य के दरबार के जिन 9 रत्नों का जिक्र किया गया है, उनमें स्वयं कालिदास के अलावा धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, वेतालभट्ट, घटकर्प, वराहमिहिर और वररुचि के नाम शामिल हैं। गुणाढ़ की वृहद कथा में, जो कि प्रथम सदी की है, विक्रमादित्य का जिक्र किया गया है। बाद में इसके कई रूपांतर हुए, जैसे बुद्ध स्वामी की वृहद कथा लोक संग्रह, क्षेमेंद्र की वृहद कथा मंजरी, सोमदेव का कथा सरित सागर और वृहद कथा। इन प्रमाणों पर शक की गुंजाइश हो ही नहीं सकती।
अल बरूनी ने अरबी भाषा की एक महान ग्रंथ समझी जाने वाली पुस्तक किताबुल हिंद में लिखा है कि शक संवत विक्रमादित्य के 135 वर्ष पश्चात शुरू हुआ। आईने अकबरी में भी विक्रम संवत का जिक्र किया गया है। अकबर काल के बाद लिखी गई पुस्तक तारीख फरिश्त में विक्रमादित्य के चरित्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये किताब विक्रमादित्य की दयालुता, साधुता, न्यायप्रियता, दिव्यता, वीरता और सरलता से परिचय करवाती है। इसमें लिखा है कि ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त इस राजा ने अपने काल में उज्जैन नगर बसाया और धार में दुर्ग का निर्माण करके उसको अपना निवास स्थान बनाया। उसके निवास स्थान में एक प्याले और चटाई के अलावा कुछ न था। महाकाल मंदिर की स्थापना भी विक्रमादित्य द्वारा ही की गई थी। गर्दभिल्ल के 13 वर्षों के शासन के बाद 4 वर्षों तक शकों ने राज्य किया। फिर गर्दभिल्ल के पुत्र विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करके विक्रम संवत की शुरुआत की। विक्रम संवत के 135 वर्षों बाद शकों ने फिर अवंतिका पर जीत हासिल की और शक संवत की शुरुआत हुई। वो शक कौन थे जिन्हें विक्रमादित्य ने परास्त किया था? शक सीस्तान पूर्वी ईरान से आए थे। इनका जिक्र रामायण, महाभारत, महाभाष्य, मार्कंडेय पुराण, कालकचार्य कथानक ग्रंथों में भी मिलता है। शकों की संख्या 90 थी। उनका एक अधिपति था जो उनसे नाराज हो गया और कालक इन 90 सामंत राजाओं को मनाकर मालवा ले आया। शक सिंधु नदी को पार करके सौराष्ट्र और फिर मालवा पहुंचे। विक्रमादित्य को यदि शकों के संदर्भ में देखा जाए तो विक्रम भारतीय अस्मिता और अतीत गौरव की विजय का प्रतीक थे और शक पराजय का। विक्रम और वेताल की कहानियां हम सब ने सुनी है। ये कहानियां वेताल पंचविंशतिका वेताल 25 नामक ग्रंथ में मिलती है, जिन्हें वेताल भट्ट ने लिखा था, जो कि विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। विक्रमादित्य के समकालीन इस ग्रंथ में 25 कहानियों का उल्लेख मिलता है। हर कहानी के अंत में वेताल राजा विक्रमादित्य से एक सवाल पूछता है, जिसका सही उत्तर मिलने पर वो राजा को वन में ही छोड़कर निकल जाता है। वेताल 25 की कथाएं भविष्य पुराण में भी मिलती हैं। इन कथाओं से पता चलता है कि वेताल राजा के ज्ञान की सरगर्भिता को देखने के लिए सवाल पूछता था। 25 कथाओं के बाद विक्रमादित्य के ज्ञान, निष्ठा और सहज व्यवहार से प्रभावित होकर वेताल राजा के वश में हो जाता है। विक्रमादित्य से पूर्व वेताल परंपरा के राजाओं का उज्जैन पर शासन रहा है। वेताल का शाब्दिक अर्थ होता है शमशान का रखवाला। जादूगर अथवा कर्मकांड में लिप्त ऐसा व्यक्ति जो प्रेतों को जगाकर उनमें आत्मा का प्रवेश कराता है। उज्जैनी प्राचीन काल से ही तांत्रिक क्रियाओं का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। शिप्रा के किनारे शमशान घाट पर यह परंपरा आज भी प्रचलित है, जो कि विक्रमादित्य के अस्तित्व का बहुत बड़ा संदर्भ है। कहते हैं विक्रमादित्य की रक्षा के लिए 2 वेताल उनके दरबार में उपस्थित रहते थे। राजा ने वेतालों की परंपरा के अग्री वेताल को भी अपने वश में किया था। विक्रमादित्य की कथा से सीधे प्रवेश करते हैं परमार वंशी राजा भूभुज की कथा में, जिनकी राजधानी धारा नगरी थी। 11वीं शताब्दी के आसपास का समय था। क्षेमेंद्र मुनि ने द्वात्रिंशत् उत्तलिका नामक एक महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ को दक्षिण भारत में विक्रम चरित के नाम से जाना जाता है। इस कथा के अनुसार एक दिन राजा भोज को मालूम पड़ा कि उनके राज्य में एक चरवाहा किसी टीले पर बैठकर न्याय देता है और अपनी न्यायप्रियता के लिए ख्याति प्राप्त कर रहा है। वो भी भेष बदलकर चरवाहे के न्याय दरबार में पहुंच गए और उसके आत्मविश्वास, फैसले और निर्णय क्षमता से बेहद प्रभावित हुए। जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि चंद्रभान नाम के उस चरवाहे को सामान्य अवस्था में किसी तरह का व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, लेकिन टीले पर बैठने के बाद उसके मस्तिष्क में न्याय की शक्ति स्वयं चली आती थी।
राजा भोज ने उस टीले की खुदाई करवाई तो एक बेहद आकर्षक, सुंदर और मनोहारी सिंहासन प्राप्त हुआ जो 32 पुतलियों पर विराजमान था। शुभ मुहूर्त देखकर राजा भोज ने सिंहासन को राजमहल में स्थापित करवा लिया, लेकिन जब उन्होंने उस पर बैठने की कोशिश की तो सिंहासन में जड़ी पुतलियां उनका उपहास करने लगी। भोज ने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि वो सिंहासन न्यायप्रिय, प्रजावत्सल, दूरदर्शी, प्रयोगवादी, पराक्रमी, दानवीर और विवेकशील राजा विक्रमादित्य का था। उन्होंने राजा भोज को विक्रमादित्य की योग्यता के बारे में प्रचलित कहानियां सुनाकर पूछा कि क्या वो खुद की तुलना विक्रमादित्य से कर सकते थे। राजा भोज ने इनकार कर दिया। तब पुतलियां सिंहासन छोड़कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। भोज ने सिंहासन को वापस जमीन में गड़वा दिया, लेकिन नए टीले में पुराने टीले जैसी न्यायपरायणता नहीं रही। ये भी कहा जाता है कि पुतलियों के प्रस्थान के बाद सिंहासन मृत प्राय हो गया और राजा ने उसे कावेरी नदी में प्रवाहित करवा दिया। साहित्य को झुठलाया नहीं जा सकता। सिंहासन की गरिमा उस पर बैठने वाले से होती है। भोज, जो भारत के श्रेष्ठतम राजाओं में शुमार है, यदि विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने लायक नहीं थे तो फिर विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता को किसके प्रमाण की आवश्यकता है। गार्गी संहिता में शकों के आक्रमण और उनके मथुरा प्रदेश पर अधिपत्य के बारे में लिखा गया है। 1 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में जब यूनानी शासन का अंत हुआ था, तब शकों ने भारत में प्रवेश किया था। उन दिनों छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें क्षत्रप कहा जाता था। अवंतिका के क्षत्रप विक्रमादित्य भी इन्हीं क्षत्रपों में से एक थे। इतिहासकार स्टेनकोनू के मुताबिक राजा विक्रमादित्य ने 59 बीसी में मालवा में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। उस समय मालवा में शकों का प्रादुर्भाव था। विक्रम ने शकों को हटाकर मथुरा के ऊपरी भाग तक वापस भेज दिया था। उज्जैन कर्क रेखा पर स्थित है, इसी कारण इसका ज्योतिष के क्षेत्र में बेहद महत्व है। यहाँ एक वेदशाला है जिसमें प्राचीन परंपरा के अनुसार कालगणना और ग्रहों की गति का अध्ययन आज भी किया जाता है। मराठी ग्रंथ शनि महात्म्य में वर्णित एक कथा के अनुसार विक्रमादित्य के दरबार में एक बार ग्रहों के प्रभाव, गुण और दोषों पर ज्योतिषियों की चर्चा चल रही थी। उसी समय अवंतिका के ऊपर से शनिदेव गुजरे। उन्होंने देखा कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र के बारे में चर्चा की जा रही थी। यहाँ तक कि राहु और केतु पर भी संवाद हुए, लेकिन शनि के बारे में किसी ने बात नहीं की। शनिदेव क्रुद्ध हो गए। विक्रमादित्य ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद विक्रमादित्य की कुंडली में 7.5 की शुरुआत थी। इस समयावधि में विक्रमादित्य ने बहुत कष्ट झेले। उन्हें राज्य से बाहर रहना पड़ा। उन पर चोरी का आरोप लगाया गया। उन्हें शारीरिक कष्ट दिए गए, यहाँ तक कि उन्हें बैल की जगह कोल्हू में भी जोता गया। बाद में 7.5 समाप्ति पर शनिदेव ने उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। जो भी विक्रमादित्य के जीवन चरित्र का पाठ करेगा उसे शनिदेव कष्ट नहीं देंगे। उन्हें फिर से अवंतिका का राज्य वापस मिल गया। विक्रमादित्य ने उज्जैनी में शनि मंदिर का निर्माण करवाया। राजा विक्रमादित्य के कारण ही शनि को कुंडली का महत्वपूर्ण ग्रह माना जाने लगा। लेकिन विक्रमादित्य के व्यक्तित्व की भव्यता को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। अगर हमें अपनी सनातनी परंपरा पर गर्व है तो हमें इस बात पर भरोसा करने में कतई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उज्जैनी के दिव्य विक्रमादित्य ही वो विक्रमादित्य थे जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की। यूं ही तो कोई विक्रमादित्य नहीं बन जाता। जब सारी सृष्टि उपक्रम करती है, तब कहीं जाकर कई युगों में एक बार एक विक्रमादित्य पैदा होता है।
राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदधपुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।